नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजिशनल कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। और साथ ही अनिंद बैनर्जी हैं, कमोडिटी रिसर्च हेड हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए सलाह ये है कि वो अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां हमसे शेयर करें। हम हर दिन शाम के शो में उनकी शिकायतों को शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाई जाए। यहाँ पर सरकार के पास, पॉलिसी मेकर्स तक आपकी आवाज़ पहुँचे ताकि आपकी परेशानियाँ कम हो सके। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपनी शिकायतें हमें भेजें। अगर आप वीडियो बनाकर अपने खेत का, अपनी परेशानियों का भेज सकते हैं तो वीडियो बनाएं, नहीं तो आप फोटो खींचकर या फिर नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप अपने भेजें। आपकी हर शिकायतों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि आपकी तकलीफ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के साथ, क्योंकि यहाँ पर घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। 1,01,000 रुपए के ऊपर सोना टिका हुआ है। चांदी 1,16,700 रुपए के करीब। केडिया जी, जबरदस्त तेजी दिख रही है दोनों ही काउंटर में। आपको क्या पसंद आ रहा है या दोनों पसंद आ रहा है इस तेजी में? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर सोने और चांदी की बात करें तो मार्केट पिछले 15 दिन से एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है, फिर अचानक से मार्केट में कुछ बड़ा मूव आता है, फिर वापस मार्केट एक सीमित दायरे में आ जाता है। उदाहरण के तौर पे शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर पूरा दिन एक रेंज में चल रहा था, फिर अचानक से एक बड़ा जंप आता है और कल से आज तक अगर हम देखें तो मार्केट साइडवे में है। 3-4 बड़े कारण है। सबसे पहले कि जिस ढंग से हम सीज फायर की तरफ बढ़ रहे थे, अब वहां पे एक तरह का क्लैरिटी नहीं। कल हमने एक न्यूज आते हुए देखा जहां पे ड्रोन अटैक हुए रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे लग रहा है कि लड़ाई बढ़ेगी। बट वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप 27 तारीख की जो डेडलाइन दे रखी है उसका क्या होगा, क्योंकि अब मात्र 24 घंटे रह गए कि वेदर अगर रशिया नहीं सीट करता है, बैठता नहीं है या पॉज नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं जो ये टैरिफ लगेगी ये चाइना, इंडिया और बाकी देशों पे भी इंपैक्ट देगा। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि फेड मेंबर्स की जो स्पीच थी जैक्सन होल में, वहां से क्लियरिटी है कि 0.25 का रेट कटा है, बट वो कोई नया चीज नहीं है। तो आई थिंक ये जो समीकरण बन रहे हैं वो अगले 24 से 48 घंटे में कैसे नए बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज ये है कि जो मैं इंटरनेशनल चार्ट देख रहा था तो गोल्ड ना ही 3400 के ऊपर जा पा रहा है और ना ही 3300 20-30 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हाँ, रुपए में जो गिरावट आई है उसका डोमेस्टिक मार्केट पे एक सपोर्ट मिला है, उसी को देखते हुए लगता है कि सोना चांदी आज दिन के सेशन में एक पॉजिटिव मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दिन के सेशन में ये पॉजिटिव मूव और भी स्ट्रांग हो सकती है। 1,01,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस गोल्ड में खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 1200 के लेवल पे 2,000 का टारगेट है। केडिया जी, चांदी कितनी मजबूत यहां से आपको और होती दिख रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सेकंड हाफ में एक करेक्शन का व्यू है, तो गोल्ड तो स्टैग्नेंट दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल में भी, लेकिन चांदी में जब तक 40 का लेवल ब्रीच नहीं करता है स्लो एंड स्टडी चलेगा। बट डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 1.30 तक के डोर्स ओपन है। हालांकि अब जाके मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करा है, इसलिए मैं आज प्योरली इंट्राडे के हिसाब से 1,16,000 का कॉल लेके चलूंगा 3400 में, जो 4200 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि इस वक्त 1,14,500 से 1,17,000 का एक दायरा बना हुआ है। तो आज के लिए इंट्राडे में 1,17,000 के टारगेट के लिए चांदी लेके चलना चाहिए। ओके, तो फ्यूचर्स में भी खरीदने की सलाह है और अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 1,16,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। 3400 पे 4,200 रुपए का टारगेट है इस कॉल ऑप्शंस में। चांदी पर आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर की थी अनिंद सर, क्या लग रहा है? आप सुपर बुलिश नजर आ रहे थे। चांदी को लेकर आपकी राय क्या बन रही है यहाँ से? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, ये गोल्ड और सिल्वर के बीच, सिल्वर अगर मुझे एक मेटल को चूज करना है तो मैं सिल्वर को ही चूज करूंगा, क्योंकि एक तरफ से वो प्ले ऑन गोल्ड भी है और उसके साथ जो इंडस्ट्रियल मेटल स्पेशली कॉपर का जो एक थीम बना हुआ है, बुलिश थीम, उसको भी कैप्चर करता है। तो इसके लिए चांदी ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है 1,20,000 के आसपास है, अगर मैं ये दिसंबर फ्यूचर्स को कंसिडर करता हूं तो।
तो अप ट्रेंड है और डॉलर टर्म्स में 41 या 40.5 डॉलर्स का ओवरऑल टारगेट है। एक तरफ जैसे आपका ट्रेड वॉर या जो ये जियोपॉलिटिक्स का इशू है वो तो है ही, डी डॉलराइजेशन, बट उसके साथ जो हम लोग इसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का एक त्रिमूर्ति वो अभी एक तांडव रूप धारण कर रहा है, और वो है बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट और उसके साथ गोल्ड और सिल्वर मार्केट। जिस हिसाब से जो मेजर इकोनॉमीज है, यूएस, जापान, पार्ट्स ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग यूके, वहां पे आपका डेट इज आउट ऑफ कंट्रोल, फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, और उसको कंट्रोल करने के कोशिश में जो सेंट्रल बैंक लगा हुआ है, उसका जो इंडिपेंडेंस का है उसके ऊपर भी एक तरफ से अभी एक इंटरफेरेंस हो रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये जो सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन में बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट को अगर मैनेज करना है, तो जो पॉलिसीज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट हो या फेडरल रिजर्व, वो गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए काफी बुलिश साबित हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग काफी बुलिश है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। ओके, दोनों पे। अगर आज के लिए किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह दे रहे हैं सोने चांदी में? तो सिल्वर इज अ बेटर पिक। अगर किसी का रिस्क एपेटाइट इज लो, तो इन दैट केस गोल्ड 1,05,000 के आसपास ऑन गोल्ड इज अ बेटर बाय, और अपसाइड में एक नया हाई आपका बन सकता है जो 1,02,000 के आसपास या 1,03,000 तक भी ये जा सकता है एमसीएक्स में इवेंचुअली। ओके, तो 1,02,000, 1,03,000 तक भी जाने की संभावना दिख रही है। लॉन्ग टर्म में तो आप बुलिश हैं ही, और अगर आज इंट्राडे के लिए ज्यादा आपको तेजी चांदी में दिख रही है। चांदी के क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है इंट्राडे के लिए अनिल सर? चांदी में आप 1,17,000 के आसपास इसको आप खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 1,16,000 के नीचे, और टारगेट रहेगा अपसाइड में 1,18,500 या 1,19,000 तक भी जा सकता है। वो शायद एक दिन में नहीं, 1-2 दिन में। ओके, भाविक जी आप बताइए, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर? गुड मॉर्निंग विशुमन गुड जी। मॉर्निंग सर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अगर देखें तो इंट्राडे पर्पस यस मुझे अभी भी बुलिश लग रहे हैं, बट पोजिशनली अभी भी मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, क्योंकि दोनों एक रेजिस्टेंस के नजदीक है। जहां पे सोने में अगर हम देखें तो सॉरी, चांदी में अगर देखें तो 3950 जो है उसके ऊपर नहीं जा रही है, और सोने में देखें तो 3400 है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। हालांकि फंडामेंटल फैक्टर्स थोड़े पॉजिटिव है, जहां पे फेड ने भी दरवाजा खोल दिया है रेट कट करने के लिए। मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा है 2 रेट कट, बट ऑलरेडी वो एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है। तो यहाँ से नए ट्रिगर अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहे, तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कल वैसे भी मार्केट बंद है, तो इसके लिए पोजिशनली ओवरनाइट कैरी अभी करना थोड़ा मुझे लग रहा है कि रिस्की रहेगा। इंट्राडे यस, दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि रुपये भी अगर हम देखें तो कल हम 27 को जो 25% एडिशनल टैरिफ लगने वाली, उसकी वजह से भी रुपये की वीक हो रहा है। तो दोनों में मिनी कॉन्ट्रैक्ट में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, जहां पे सोने में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1,01,50 के करीब बाय कर सकते हैं 1,06,000 के टारगेट के लिए, 99,950 के स्टॉप लॉस से। और चांदी में भी मुझे लग रहा है यहाँ से नहीं, बट थोड़े और चांदी में डिप मिलता है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,16,700 के करीब, तो 1,17,500 से 1,17,800 का टारगेट रख सकते हैं, और 1,16,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो सिल्वर मिनी के साथ जाने की सलाह है, गोल्ड भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से भी आ रही। तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि ट्रेंड के साथ जाए, ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। खरीदारी की राय, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये आपके लिए सलाह है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में हमने हफ्ते भर में 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी है, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली है। MCX क्रूड को अगर देखें तो 5,665 के आसपास ट्रेड कर रहा है। भाविक, यहाँ पर करंट भाव पर ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्रूड में? देखिए, जरूर से दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यूक्रेन ने वापस रशिया के रिफाइनरीज और एनर्जी पे हमला किया है, तो वहां पे अभी देख रहे हैं कि थोड़ी कटोकटी है। रशिया ने जो एक्सपोर्ट है वो भी थोड़ा कम कर दिया है, और ट्रम्प ने भी बताया कि अगर 2 हफ्ते में पीस स्टॉक नहीं होते तो वापस सेकेंडरी सैंक्शन रख सकते हैं, आइदर रशिया पे या चाइना पे। इंडिया पे तो ऑलरेडी है, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और ओवरऑल WTI भी 60 के
के नीचे नहीं सस्टेन कर रहा है, वहां से अच्छा रिबाउंड हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से और 101 या $2 अपसाइड दिखने को मिल सकता है। तो आज के दिन 5650 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। 165 के करीब बाय कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए, और 140 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। तो 5650 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। क्रूड में 165 पे 200 का टारगेट है। केडिया जी, क्रूड पर आपकी सलाह क्या है? देखिए, कच्चे तेल में मुझे भी लगता है कि डेफिनेटली प्राइजेस के अपसाइड कैप है। हालांकि कल हमने एक थोड़ा बाउंस देखा था, जिस ढंग से थोड़ी बहुत न्यूज सपोर्टिव थी और टेक्निकली भी सपोर्ट कर रहा था। दो तीन चीज पे नजर रखना चाहिए। एक, ओपेक जो कंटिन्यू आउटपुट बढ़ा रहा है। दूसरा, सीज फायर डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव तो आएगा। 3 साल से 1030 दिन से तो हमने कुछ नया बैठक तो देखी नहीं, बट अब या तो पार्शियल या पूरा या क्या आएगा वो 2 दिन में पता चलेगा, वो भी दबाव करेगा। साथ में हरिकेन सीजन बहुत ही एक्टिव, और अगर हिस्टोरिकली अगर अपन देखते हैं तो ये 25 तारीख से 10 सितंबर के बीच में पीक करता है। और जब भी हरिकेन आता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्बेंस आता है। तो ओवरऑल सप्लाई बहुत अच्छी है, भाव में गिरावट है, बट अगले 15-20 दिन के अंदर कहीं ना कहीं एक स्पाइक जो दिखाई देगा वो हरिकेन की वजह से आएगा, क्योंकि इस बार माना जा रहा है करीबन 11 से 12 कैटेगरी 3 के करीब के हरिकेन्स रहेंगे। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में अगर हिट होता है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ेगा। बट कुल मिला के जब तक ये हरिकेन का या कोई नया वॉर जैसी सिचुएशन का ऐसा अपडेट नहीं आता है, सैलम जंप की रणनीति बना के चलिए। ब्रांड 70 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ना ही 62 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पे फ्यूचर में अगर करना है 5700 बेहतरीन लेवल रहेगा, बेच के चलिए। हायर साइड पे 5780 का स्टॉप लॉस लगाइए। 56 से लेकर 5540 तक के टारगेट रहेंगे। ऑप्शन बेटर रहे, जहां पे 5700 का पुट लीजिए 170 रुपए में, जो 270 तक का टारगेट रहेगा। तो आप पुट ऑप्शंस के जरिए जाने की सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में। आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी और रिकवरी कच्चे तेल में आती है, तो जो 5700 का पुट का भाव जो 192 के आसपास है, अगर वो गिरकर 170 तक आता है, फिर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। 270 का फिर आप टारगेट दे रहे हैं। अनिधि सर, आप बताइए कच्चे तेल पर आप क्या सलाह देंगे? कच्चे तेल में एक बार ये 5600 के आसपास आना चाहिए क्या, क्योंकि जो कल का स्पाइक था वो लग रहा है कि आइडली एक रिट्रेस होना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में कोई ऐसा मेजर फैक्टर नहीं है कि बड़ा स्पाइक या कोलैप्स इसमें क्रिएट करे। तो 5600 के आसपास देन इट मेक सेंस अ बाय। तो थोड़ा सा वेट कर जाना चाहिए। 5600 के आसपास अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा 5560, ओके। और अपसाइड में 5700 5720 मैक्सिमम। ओके, तो ये रेंज है, ये रेंज का आप ख्याल रख सकते हैं। उस आधार पे आप अपनी ट्रेड रणनीति बना सकते हैं। बेस मेटल्स की चाल देखता है, सारे बेस मेटल्स तेज नजर आ रहे हैं। केडिया जी, क्या पसंद आ रहा है आपको इस बेस मेटल्स की तेजी में? जिंक और लेड ये दोनों ज्यादा तेज नजर आ रहे हैं। क्या आगे आज दिन के दौरान कहां तेजी बढ़ सकती है या कहां मुनाफा वसूली आ सकती है? देखिए, आई थिंक ये मार्केट एक स्टैग्नेंट मूव पे कर रहा है। कॉपर में हम देख रहे हैं मार्केट जाता है ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऊपर में बार बार हम देख रहे हैं कि 900 से लेके 880 का ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं प्राइजेस दायरे में। खास करके एल्यूमिनियम में तेजी आई थी, जिस ढंग से एक अपडेट थी, सप्लाई साइड कंसर्न्स रहेगा। रशिया अगर सीज फायर में आता है तो डेफिनेटली मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, बट सस्टेनेबिलिटी एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं दे रहा। वी वर एक्सपेक्टिंग कि चाइना से कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आएंगे जो बड़ी तेजी दिखा दे। तो मुझे लगता है कि अब अगस्त की जगह सितंबर मंथ को देखना चाहिए, जहां पे कॉपर जब तक 900 के ऊपर नहीं जा रहा है एक करेक्टिव डिप ले सकता है। तो 895 में बेचेंगे, 900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 888 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर हमने जैसे अगस्त मंथ में देख रहे थे कि 270 के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा था। सिमिलरली इधर भी मुझे लगता है कि दबाव थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। 271 में बेचेंगे, 273 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 268 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। और लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ध्यान रखिए, कुछ गिनी माइंस के अंदर हमने एक सस्पेंशंस देखे हैं ओल्ड माइंस का, जिसकी वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी है, बट प्राइस में कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ज्यादा। आज भी हम देख रहे हैं मार्केट 250-51 करंट मंथ पे फ्लैट पड़ा है। तो 255 पे बेचिए, 257 का स्टॉप लॉस रखिए, 251 का टारगेट रहेगा। कुल मिला के एक दायरा बना हुआ रहेगा। हाँ, क्वार्टर 4 बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि विंटर्स की वजह से जो प्रोडक्शन कर्टलमेंट आएंगे वो प्राइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, बट टाइमिंग एक दायरा ही ट्रेड करेगा। क्वार्टर 4 में आगे यहाँ पे तेजी दिखेगी, लेकिन अभी आपको लगता है इस तेजी को थोड़ी और बढ़ने दे, फिर आप ऊपर में बेच सकते हैं। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों में ही आप बेचने की सलाह दे रहे हैं। अनिल सर, आपकी राय बेस मेटल्स पर?
ये तीनों मेटल्स ही एक रेंज में रहेगा। मैं केडी जी से इसके बारे में सहमत हूँ। सिर्फ ये है कि एक रेंज में रहेगा, बट उसमें एल्यूमिनियम में बाय ऑन डिप्स इज अ बेटर प्ले। और सेकंड ऑप्शन इज जिंक, अगेन बाय, बट कॉपर में हाई लेवल्स में सेल किया जा सकता है। ये तो कॉपर में हायर लेवल पे सेल करने की सलाह है। आप बताइए भाविक, आपकी टॉपिक क्या है पूरे ही पैक में? देखिए टॉपिक तो अगर देखें तो आई थिंक कॉपर रहेगा। वैसे भी 897 900 के ऊपर मुझे भी नहीं लग रहा है सस्टेन करेगा, बट आज के दिन अगर देखें तो थोड़े दो एक तो रीजन है जो थोड़ा पॉजिटिव है, जहां पे यूएस में भी कॉपर को क्रिटिकल मिनरल का टाइटल देगा, जिसकी वजह से आगे एक्सप्लोरेशन और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा अगर देखें तो चिली में भी जो रेगुलेटरी है उन्होंने थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है कि जो कॉलेप्स माइन थे वो रीस्टार्ट करने के लिए, तो वहां पे लग रहा है कि शायद सप्लाई जो है वो थोड़ा और डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से आज हमने थोड़ी तेजी दिखे। लिमिटेड अपसाइड ही रहेगा मुझे लग रहा है कॉपर में, तो 891 पे इंट्राडे पर्पज से बाय कर सकते हैं 897 के टारगेट के लिए, और 887 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जो सेलिंग का लेवल है उसी के आसपास का आपका टारगेट है, तो एक रेंज दिख रहा है। तो यहाँ पर लोअर लेवल पे भाभी को लगता है कि अगले कॉन्ट्रैक्ट में सितंबर वायदा में कॉपर खरीद सकते हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ ये टारगेट अचीव ना भी हो तो अभी से काट ले। 887 का SLV लगा लीजिएगा। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दो अहम खबर है। एक तो ये है कि सोया तेल का इंपोर्ट चीन से क्यों इंपोर्टर्स ने अभी फिलहाल बंद कर दिया है, और दूसरी खबर एक ये है कि रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर पर फोकस बढ़ाने की तैयारी है। क्या कुछ अलायंस हुए हैं, इस पर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ CKED VB मेहता होंगे। जल्द लौटते हैं और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। फटाफट से नेचुरल गैस की कॉल ले लेते हैं। केडिया जी, एनजी पे एक छोटा जवाब दे दीजिए। ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या? बिल्कुल, नेचुरल गैस में गिरावट अभी भी कंटिन्यू जारी थी, बट टेक्निकली ओवर सोल्ड होने की वजह से 240 का कॉल 17 रुपए में लेना है, 13 का स्टॉप लॉस लगाना है, 24 का टारगेट रहेगा। सर आपकी राय एनजी पर? अनिल सर, आपसे मेरा सवाल था नेचुरल गैस पर। अच्छा, 240 या 239 के आसपास इसमें सेल किया जा सकता है। 244 का स्टॉप रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड आपका डाउनवर्ड है। आप भी ऑप्शंस में कुछ कॉल देना चाह रहे हैं एनजी पर भाविक जी? जी जरूर सर, 245 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 15.80 के करीब 18 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 14 का। चलिए एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन से सोया तेल इंपोर्ट। फिलहाल हमारे इंपोर्टर्स ने रोक दी है। पिछले महीने हमने देखा था चीन से रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ था। अर्जेंटीना ने दाम घटाया और भारत करीब 65% सोयाबीन ऑयल का वहीं से इंपोर्ट करता है। हमारे साथ VB मेहता साहब है। सर, ये इंपोर्टर्स की, एडिबल ऑयल इंपोर्टर्स की, क्या ये स्मार्ट मूव के तौर पे देखे, जहां सस्ता तेल मिल रहा है वहां से वो इंपोर्ट कर रहे हैं? इस रणनीति को आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, वो सही बात है। आज चाइना क्या है, चाइना इंपोर्ट करता है लगभग 110 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन फॉर क्रशिंग। मिल्क खुद के लिए यूज करता है। अब जब भी उनके पास सरप्लस ऑयल है तो एक्सपोर्ट करता है। जहां तक इंडिया इज कंसर्न, आज हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट अर्जेंटीना से होता है, उसके बाद में ब्राजील है। अगर हम देखें तो चाइना से अगर इकोनॉमिकली बेनिफिट है तो इंपोर्ट करेंगे। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल चाहे वो क्रॉस चाइना में हो या ब्राजील में हो तो अर्जेंटीना में हो, तो इसके लिए थोड़ा बहुत लिया। तो अभी कुछ इंपोर्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली आज हम देखें तो अर्जेंटीना से 55% आ रहा है, ब्राजील से लगभग 20% है। नेपाल एक बड़ा अपना जो एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल लाता है और रिफाइन करके बेचता है, तो वो भी 4 से 5 लाख टन आ रहा है। तो टोटली मिला के जो ये अगर हम देखें नवंबर टू जुलाई तक में इंडिया इंपोर्टेड 40 लाख टन इंपोर्ट किया है। 35 लाख टन, रफली 35 लाख टन फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड अबाउट 4.5 से 5 लाख टन नेपाल से आए जो क्रूड इंपोर्ट करके रिफाइन इंडिया को भेज रहा है। तो दो तरह से, मगर चाइना इज नॉट ए रेगुलर, वी आर नॉट इंपोर्टिंग रेगुलर, क्योंकि वो खुद नेट इंपोर्टर भी है। पहले हमने देखा कि वियतनाम से भी हम इंपोर्ट किया था। आज अभी देखो इराक से भी इंपोर्ट हो रहा है। इराक से भी 1.5 लाख टन इंपोर्ट आया है। USA से भी 1.5 लाख के करीब आया है। तो अलग अलग कंट्री से जहां सस्ता मिल रहा है या तो लॉजिस्टिक्स
सपोर्ट मिल रहा है, वहां से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। ओके, या तो लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर सस्ता मिल रहा है, वहां से इंपोर्ट हो रहा है। ऐसे देश जहां पे सोयाबीन ऑयल ही है, जहां पे उत्पादन भी नहीं हो रहा है, वो भी रिफाइन करके भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए सर, ये तो अपने इंपोर्टर अपने हिसाब से देख रहे हैं, ये तो उनका स्मार्ट मूव है। लेकिन एक अहम खबर थी, भोपाल में आप लोगों की जो मीटिंग हुई है, एक नए अलायंस की तैयारी हुई है कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर फोकस बढ़ाने की तैयारी है। सर, ये क्या कुछ है, इससे कितना बदलाव होगा? क्या जो जमीनें बंजर होती जा रही है, अब वहां पर बदलाव की तैयारी है एग्रीकल्चर के लिए? कितना बड़ा मूव आप देख रहे हैं इससे? रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक अलग है, होलिस्टिक अप्रोच है। आज क्या सॉइल डिग्रेड होती रही है, हर एक सॉइल में से आप 2 या 3 क्रॉप ले रहे हैं, तो उसके वजह से सॉइल की हालत खराब हो रही है। और दूसरा क्या हो रहा है, किसान को पता नहीं है कि कितना पेस्टिसाइड डाले और क्या उसी सॉइल में खामी है, कि नाइट्रोजन की खामी है, पोटेशियम की खामी है, जिंक की खामी है। तो इसके लिए जरूर है कि उनको सॉइल टेस्टिंग करवा के हम उनको बताएं कि आपकी नाइट्रोजन कमी, तो आप नाइट्रोजन डालिए। तो हमारा एक स्लोगन है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम रिटर्न टू फार्मर। और वो लाइन पे हम एजुकेट करना चाहते हैं फार्मर को कि भाई आप जो पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, बाकी चीज कर रहे हैं, कम कीजिए, मिनिमम कीजिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप बंद कर दीजिए, पर मिनिमम कहिए ताकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़े। और जो वर्ल्ड में अभी लोअर पेस्टिसाइड की डिमांड है, खासकर ईयू में, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द पेस्टिसाइड अदर्स। तो अगर हम पहले से तैयारी करें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो कल हमारे को एक्सपोर्ट भी करना है, तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इसके लिए एक हमारे एक शुरुआत की है, सारे एसोसिएशन, सारे इंडस्ट्री प्लेयर उनको जोड़ना चाहते हैं। एज एन एसीए, सॉल्वर टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वी हैव कमिटेड, तो कोई भी किसान रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाएंगे ऑयल सीड सेक्टर के, हम बाय करेंगे। एट मार्केट प्राइस हम उनको जितना भी पैदा करें हम बाय करेंगे, वो एक एश्योरेंस दिया हुआ है। और एक बड़ी अच्छी माहौल है, एक नई प्रैक्टिस शुरू कर रहा है। आई एम श्योर आप देखें कि 2-4 साल में वो काफी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि पेस्टिसाइड का इतना यूज हो रहा है और सॉइल डिग्रेड हो रही है। टिलेज कर रहे हैं हम, जो टिलेज के नोट, आज अर्जेंटीना ब्राजील में नो टिलेज प्रैक्टिस है, वहां मट्टी उठाते ही नहीं है, डायरेक्टली दे पुट द सीड इनसाइड द सॉइल। और जो बहुत ही अहम कदम है सर ये नेशनल अलायंस का जो ऐलान हुआ है, इससे भारत में तो मिट्टी की सेहत सुधारने और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कतें हो रही थी, उससे काफी कुछ इसका फायदा होगा। और साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के मकसद से भी एक अहम अलायंस है जिसमें तमाम एसोसिएशन शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस अहम पहल के लिए। मेहता सर आपका, केडिया जी आपका, और साथ ही अनिल बैनर्जी सर आपका, और भाविक जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कमोडिटी मार्केट को लेकर। चलिए मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन, जल्द लौटते हैं।